सेशन है इस वर्कशॉप का, तो कुछ और भी आउट ऑफ द सिलेबस भी बातें करेंगे। पहले सिलेबस पूरा कर लेते हैं, फिर आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ बातें करेंगे। और मेरे को लगता है कि आज तो लगता है कि सारे फैमिली के लोग मतलब कुछ लोग कम हैं, तो इसमें सारे लोग ऐसे हैं कि हम थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर भी निकाल सकते हैं। अगर माफ़ी चाहूँगा उन लोगों को जिनको जल्दी निकलना हो, वो निकल सकते हैं, बाद में शेयर कर लेंगे, बट आई विल टेक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा टुडे। हाँ। कौन सा बोला था? हाँ, इसमें ना दो डेवलपमेंट हैं। एक डेवलपमेंट तो मेरे ख्याल से हमारा वो तो हो ही गया था, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सीटीडी तो हमने कर लिया था। और अब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वाले इश्यूज थे वो हमने कर लिए, कि रजिस्ट्रेशन की जो चीज़ें आई हैं अभी चेंज होके 4060 वाला भी हो गया। 4060 वाला का भी जो कर दिया है, ट्रांजिशन से रिलेटेड इश्यूज जो थे वो कर दिए हैं। कुछ एक आध चीज़ और ध्यान आएगी बीच में, फिर बताऊंगा। तो मतलब मेनली ये थे कि भाई इस वीक से लेके पुराने वीक में ये 3-4 चीज़ें थी तो वो बने थे। तो अब हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। एक तो हमारा वो डिमांड एंड रिकवरी वाला था, सेक्शन 73। उसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। अब आते हैं ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ये लास्ट स्टेप है प्रोसिक्यूशन का, पिनिटिव एक्शंस का, ये हमारा लास्ट स्टेप है। उस लास्ट स्टेप में क्या है कि एक स्टेप पे अगर आप वहां नहीं बने तो फिर आपको यहां आना पड़ेगा। अब देखो वहां जो हमारे डिफॉल्ट थे वो क्या थे? वहां हमारे डिफॉल्ट थे वो डिफॉल्ट कि जिसमें टैक्स नहीं पे किया है, टैक्स कम पे किया है, टैक्स मतलब रिफंड क्लेम कर लिया है, फ्रॉडलेंट या अनफ्रॉडलेंटली ज़्यादा क्लेम कर लिया है, एंड फोर्थ इज के आईटीसी अवेल कर लिया ज़्यादा या यूटिलाइज कर लिया ज़्यादा। अब देखो यहाँ डिफॉल्ट क्या है, मेरे ऑफेंसेस क्या क्या है। पहले तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूं ऑफेंसेस की, ऑफेंसेस है क्या है? अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बात करूं, ऑफेंस इज समथिंग विच यू आर डूइंग अगेंस्ट सर्टेन लॉ। There are certain prescribed procedure of law, and if you are not following that particular law, then you are making some offenses. And उस offenses में जनरली जब भी punitive actions की या criminality की बात आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें intent बहुत important है। Intent to evade tax, intent to claim extra credit, intent to claim extra refund, intent to not get yourself registered। इंटेंट, ये इंटेंट का होना बड़ा जरूरी है, और इंटेंट होने के बाद में ही मेरा रेस्पेक्टिव पिनिटिव एक्शन डिसाइड किया जाता है। जैसे हमने सेक्शन 73 74 में देखा कि मेरा इंटेंट, वो कहते हैं अगर ये तीन चीजें नहीं है, फ्रॉड नहीं है, बिलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं है, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, तो हम आपको बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं मानो तब भी हम आपको 10,000 रुपए या 10% ऑफ द टैक्स पेनल्टी कर रहे हैं। देखा था ना हमने वहां। और अगर मेरा इंटेंट विलफुल डिफॉल्ट है, तो उस केस में मेरे को क्या हो रहा है? उस केस में मेरे को 100% ऑफ द अल्टीमेट 100% ऑफ द टैक्स पेनल्टी भी देनी पड़ रही है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी है, आपने कई जगह देखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट में, आपने देखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक कंडीशन है कि अगर आपकी डिमांड क्रिएट हुई है सेक्शन 73 या 74 में, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ना तो आपको मिलेगा। तो मैं इसमें एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट दिस। अगर आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी 18% में आप मानते हो और कहीं कंफ्यूजन 12% का हो रहा है और आप 12% लगा रहे हो, तो अगर उस दूसरे बंदे को अगर क्रेडिट मिल रहा है, सो प्लीज यूज 18% अगर कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि कल को क्या हुआ कि लॉ में ये एस्टेब्लिश हो गया कि 18% है, 12% नहीं है, तो उस बंदे को वो क्लेम नहीं मिलेगा 6% का एक्स्ट्रा, और आपको पे करना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो 6% जबरदस्ती गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा, वो दैट विल कॉस्ट टू यू। अगर आप सोचेंगे आप पे कर दोगे उसको और वो क्लेम कर लेगा, उसको क्रेडिट नोट दे दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल।
डेफिनेटली नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आप सेल्फ एसेस कर रहे हो अपनी चीजों को। अगर आपको देखो, आपके पास में कोई आइटम 12% पे आ रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो, वो आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है कि उसको करना है। देखो अपने पास में 3 लोग हैं, मैं हूं, मेरा कस्टमर है और मेरा सप्लायर है। अगर मैं वैसे मानूं तो जब मेरा सप्लायर मेरे को 12% पे दे रहा है और मेरे को पता है वो गलत दे रहा है, उसको अगर मैं ठीक मान के हम खुद गलती करने लग जाएं, उसको 12% पे देने लग जाएं, तो मेरे कस्टमर को 12% पे, अब 12% का वो क्लेम क्रेडिट कर लेगा, मेरे को भी 12% का क्लेम क्रेडिट मिलेगा। अब कल को अगर वो पकड़ा गया तो आप हैप्पी रहोगे, कल को वो पकड़ा गया तो 6% की लायबिलिटी मेरे सप्लायर को देनी पड़ेगी और आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं आप नहीं पकड़े गए तो मैं तो करूं, यहां भी चोरों को पकड़ने का मतलब डिफॉल्ट पकड़ने का बड़ा ऐसा मैकेनिज्म है। अभी मैं आपको, मानव जी निकल गए, अभी बता रहे थे, वो ओमान में काम करके आए 10 साल, अभी भी ओमान में ही वर्किंग कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ कैसे काम होते हैं हिंदुस्तान में। कैसे वो चोर आया था, चोरी हो गई घर में, बोले पुलिस वाले आते, कहाँ से आया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये रोशनदान खुला हुआ था। बेवकूफ हो तुम, रोशनदान बंद करो ना ये। बोले सर चोर को तो पकड़, अरे चोर क्या, कोई भी आ जाएगा, तुम अपने घर में लेके बैठे हो, रोशनदान बंद करो ये। अगली बार चोर फिर आ गया तो उसने कहा सर इस बार उस वाले गेट से आया था, पिछली बार क्या क्या गया था ना आपको, रोशनदान बंद करो। एक गेट होना चाहिए, 4 गेट घर के क्यों बना रखे हैं? मतलब नोबडी इज थिंकिंग अबाउट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। तो ये जो बात है, मैं यही कह रहा हूं कि आप हो सकता है पकड़ में ना आओ, हो सकता है आपका सप्लायर पकड़ में आए, क्योंकि ऐसे ही होता है हिंदुस्तान में। हो सकता है आप पकड़ में आ जाओ। अगर आप पकड़ में आ गए, अगर सप्लायर पकड़ में आ गया तो सप्लायर गया 6% से, और आप एकदम सचेत हो जाओगे मैं क्या करूं। तो उस केस में आप 73 74 में जाने की जगह आप खुद 6% पे कर दो और उसको क्रेडिट नोट इशू कर दो, तो बच जाओगे। अगर आप कहोगे नहीं नहीं यार वो पकड़ा गया, मैं थोड़ा पकड़ा जाऊंगा, और आप पकड़े गए, उन्होंने फाइंड आउट कर दिया सर्च सर्वे सीजर में, और उन्होंने सेक्शन 73 इन्वोक कर दिया, 74 इन्वोक कर दिया, तो इस केस में जो आपका कस्टमर है उसको 6% का क्रेडिट नहीं मिला। आप क्रेडिट नोट्स के थ्रू नहीं ले जा सकते चीजों को। अपोजिट कैसे? हाँ, अगर आप ज्यादा लगाते हो तो ज्यादा लगाने में 2 प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा लगाने में क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हो तो उस केस में क्या होगा कि उसका रिफंड क्लेम फिर बंद हो सकता है। आपने लगना चाहिए था 18%, आपने लगा दिया 28%। अब 28% में आपका कल को ये प्रूव हो गया कि वो 18% का आइटम था, तो उसको इनपुट क्रेडिट को, वो क्लेम को बंद कर सकते नहीं। उसको मतलब उसको कहेंगे कि भाई आप अपना क्रेडिट रिवर्सल करो 6% का, या जो भी परसेंट है। मतलब आप कॉशियसली काम करते हो, बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट कॉशियस काम करते हो, तो उस केस में क्या करेंगे कि आपको तो रिफंड नहीं मिलेगा। अगर देखो 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका क्रेडिट डिसअलाउ कर दें, पर वो कहते हैं कि दोनों चीजें तो फिर तो डबल पेनल्टी हो गया, इधर तो आपने ज्यादा पे कर दिया, इधर उसने कर लिया। तो एक एक्शन लेंगे कोई, या तो आपको रिफंड क्लेम नहीं देंगे, या उसको कहेंगे कि भाई तू अपना क्रेडिट रिवर्सल कर। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आप या आपका कस्टमर कहीं ना कहीं एक पेनल्टी उसमें होगा, आपको नहीं मिलेगा। तो कहने की बात यह है कि जहां भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इस लॉ में बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो हम छोड़ रहे हैं। हमने जो इस पूरे वर्कशॉप में जो छोड़ा है, वो छोड़ा है अपनी अपीलेट प्रोसीजर्स, और एक चीज छोड़ी है हमने, वो प्रोसीजरल है एडवांस रूलिंग। हम प्रोविजनल असेसमेंट में तो हमने कर लिया कि अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, टेक अ व्यू फ्रॉम द डिपार्टमेंट, टेक अ व्यू फ्रॉम द डिपार्टमेंट, डोंट हेजिटेट टू टेक अ व्यू फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ईदर थ्रू द एडवांस रूलिंग और थ्रू द प्रोविजनल असेसमेंट। सो इसलिए मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपके आउटपुट लाइबिलिटी के क्लासिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, सो ट्राई टू बी मोर कॉशियस अबाउट दिस। आप या तो उसके आप अंधे में तीर नहीं चलाओ, आप उसका क्लैरिफिकेशन ले लो, या ट्राई टू बी ऑन अ हायर साइड सो दैट कि उसको क्रेडिट मिल जाए। आपका कोई बात नहीं, आपने पे किया, उसको क्रेडिट मिल गया, काम खत्म हो गया है? हाँ यार, एडवांस रूलिंग में ऑर्डर इशू करेंगे, क्या बात कर रहे हो? एडवांस रूलिंग में ऑर्डर इशू करेंगे एंड प्रोविजनल असेसमेंट में भी ऑर्डर इशू करेंगे, दे विल इशू एन ऑर्डर। और ये अच्छा एक और चीज है, बेस्ट पार्ट ऑफ द एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी इज दिस कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोस्पेक्टिव सप्लायर है वो ही जा सकता है।
एग्जिस्टिंग सप्लायर कैन ऑल्सो गो, जनरली क्या है कि हमारे यहाँ जो एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट है इनकम टैक्स में कहीं भी है, तो वो उसमें प्रोस्पेक्टिव बंदा जा सकता है, एग्जिस्टिंग वाला नहीं जा सकता। हमारे एडवांस रूलिंग में एग्जिस्टिंग सप्लायर भी जो रजिस्टर्ड सप्लायर है दैट कैन ही कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द एडवांस रूलिंग। सो हम ऑफेंसेस में आते हैं कि अब हमारे ऑफेंसेस क्या क्या हैं। तो ये जो चैप्टर है ये ऐसे चलता है, एक बार चैप्टर को, क्योंकि मेरा प्रोसीजर थोड़ा, जब हम वर्कशॉप में बात करते हैं तो लॉ को थोड़ा सा लॉ की तरह एक बार समझने का है कि भाई ये मेरा चैप्टर चालू होता है 122 से और 138 पे खत्म होता है। तो 122 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। सो ऑफेंसेस बताता है, पेनल्टी बताता है। दूसरा पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिटर्न। अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन रिटर्न देनी है, अगर फेलियर किया तो आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न। फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, आजकल बहुत हो रहा है, फर्निश द स्टैटिस्टिक्स। आजकल मेरे पास ना काफ़ी ये आ रहे हैं हमारे ऑफिस में कि जिनकी कंपनी है तो वो स्टैटिकल डिपार्टमेंट से लोग आते हैं वो डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कोई उसको केयर नहीं करता, और वो मोस्ट मतलब ऐसा काम जाना जाता है कि यार क्यों करवा रहा है, पागल है ये, क्यों आ गया। तो उस पर इन्होंने हर एक्ट में एक्शंस है। जैसे मेरे पास अभी आया, एक मेरे क्लाइंट के पास आया, तो वो कहने लगे सर हम स्टैटिकल डिपार्टमेंट से हैं। तो मैंने बताओ कि नहीं सर, वो उनको फ़ोन किया था आपके क्लाइंट को, वो समझ ही नहीं रहे इसकी सीरियसनेस। आप तो जानते होगे, मैं भी नहीं जानता था, सच बता दूं। तो मैंने कहा बोल क्या भाई, बोले सर वो स्टैटिकल डिपार्टमेंट से आगे 5 बार आ चुके हैं, अब तो नेक्स्ट नोटिस हमारा सो कॉज ही आएगा पेनल्टी का। तो मैंने कहा यार थोड़ा सीरियस मामला होगा। तो मैंने कहा यार कोई चिंता नहीं, आप मेरे को बताओ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फिर मैंने उनको अरेंज कराए वो डॉक्यूमेंट, नहीं तो उनके पास में पावर है 25,000 तक की पेनल्टी लगाने की। इसमें भी है, इस एक्ट में भी है। तो वो दे दिया उन्होंने। एक जनरल पेनल्टी दे दी कि अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं, क्योंकि पेनल्टी कैन नॉट बी इनिशिएटेड अनलेस इट हैज बीन रिटन इन द लॉ। तो इन्होंने जनरल पेनल्टी भी, अगर इफ इट इज, इन्होंने जनरल पेनल्टी भी दे दी टू बी अबेंडन क्वेश्चन, कि अगर कहीं स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो वी विल टेक केयर शेल्टर ऑफ द जनरल पेनल्टी, वो दे दिया। जनरल डिसिप्लिन भी दे दिया, जो आज तक के रिकॉर्ड में जनरल डिसिप्लिन देते नहीं थे। जनरली कोर्ट डिसाइड करते थे जनरल डिसिप्लिन क्या है। जनरल डिसिप्लिन मतलब ये कि कोई पेनल्टी लगनी है तो मटेरियल होना चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है 500 रुपए का डिफॉल्ट कर दिया उसको फांसी चढ़ा दो। आज देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जेलों में अभी एक सर्वे आया था, कह रहे जेलों में तकरीबन 70% अक्यूज्ड हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं जिसने तो 100 रुपए की चोरी कर ली थी, या 500 रुपए का कुछ ऐसा कर लिया था, या कोई ऐसा काम कर लिया था बहुत प्यूनिटिव नहीं था। बोला इस तरीके के लोग हमारे आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका बेचारा कोई तकदीर रखने वाला नहीं है। अभी उन्होंने क्या किया था कि भाई ये सारे एनालिसिस करके कोर्ट को कहा था भाई इनको फ्री करो, तो इन्होंने जनरल यही डाल दिया कि 5,000 रुपए से कम की टैक्स की चोरी को हम प्यूनिटिव एक्शन में नहीं लेके जाएंगे। तो ये अभी तक किसी लॉ में नहीं है, इसमें डाला है इन्होंने जीएसटी में। तो पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, पावर अपने पास में ले ली, पावर टू वेव पेनल्टी भी ले ली। पावर टू वेव पेनल्टी कब, किन केसेस में, जनरली क्लास ऑफ केसेस में, कि जैसे मानो कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उस कैलेमिटी में लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, ये नोटिफिकेशन फाइल नहीं कर पाए, नोटिफिकेशन बाद में आया, तो उस केस में वो पेनल मतलब दे कैन जस्ट रिस्ट्रिक्ट और उनको हटा सकते हैं, इम्यून कर सकते हैं, है? आज भी है। तो तीसरा आ गया डिटेंशन सीजर। देखो अब आया डिटेंशन, डिटेंशन क्या है और सीजर क्या है। डिटेंशन क्या है, डिटेंशन डिले नहीं है, डिले नहीं है। डिटेंशन क्या है कि ये बोतल है मेरे ऐसे ऐसे करके पकड़ के रखी हुई है, बाउंड्री नहीं लगाई है। सीजर ये है कि वो ऑफिशियली मैंने सील कर दिया, वो गोडाउन मैंने ऑफिशियली सील कर दिया। डिटेंशन ये है कि मैंने उसको मतलब दे कैन मूव इन और आउट, मतलब वो जो सप्लायर है, सप्लायर कैन मूव इन एंड आउट और कर भी कर सकता है परमिशन के साथ में, लेकिन एक बार सीज्ड हो गया तो सीज का मतलब कहते हैं ना इंजन सीज हो गया है, सीज के बाद में चाबी लगती है उसमें, हाइपोथिकेशन इन प्लेस, बिल्कुल ठीक है सर। सो एंड रिलीज ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंस, दो चीजें आ रही हैं। गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी गुड्स के मूवमेंट की बात, अब देखो कहीं सप्लाई सर्विसेज की बात नहीं आ रही इसमें, सर्विसेज की बात उसमें कवर हुई थी, इस तरीके से कवर हुई थी कि सर्विसेज के टैक्स में मतलब केस में भी टैक्स पेड होते हैं, तो वहाँ भी शॉर्ट पेड या नॉट पेड और रिफंड और वो चीज़ें वहाँ इनडायरेक्टली कवर हो गया। गुड्स के केस में नहीं था, सर्विस और गुड्स दोनों के केस में हुआ है वो सेक्शन। इसमें उसने कहा है कि डिटेंशन किस चीज़ का होगा, सर्विस का हो सकता है डिटेंशन, सीजर हो सकता है सर्विस का, कन्फिस्केशन हो सकता है सर्विसेज का,
हो ही नहीं सकता, फिजिकली दिखती नहीं है। जो चीजें दिखती नहीं है उसका कन्फिस्केशन कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं गुड्स के केस में, और गुड्स के केस में एक बंदे को और रेस्पॉन्सिबल ठहराया इन्होंने, ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर या कोई भी आदमी जिसके गोडाउन में वो गुड्स रखा है, या कोई भी आदमी जिसके वेयर हाउस में, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन नहीं, अब मैं एनी पर्सन पे आ गया यहां, मतलब मेरे पास ना 3 लोग हो गए, जैसे मैंने पहले बताया था, एक रजिस्टर्ड पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन और एक एनी पर्सन। तो एनी पर्सन इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल कि अगर वो गुड्स के डिटेन, मतलब कुछ वादा करता है गुड्स के उसमें, तो वो भी डाल दिया इन्होंने। कन्फिस्केशन आ गया 130, मैंने आपको बताया था 129 और 130 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 139 आप जब भी जिक्र देखेंगे पुराने की जितने भी प्रोविजन में, तो वो 73 का जिक्र करता है, 74 का जिक्र करता है, 129 का करता है, 130 का करता है। आप आईटीसी के प्रोविजन पढ़ लेना, उसमें सब आ रहे हैं, ये सेक्शंस आ रहे हैं कि ऐसे केसेस में नॉन क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, यू विल नॉट गेट क्रेडिट अगर वो इस सेक्शन में टैक्स पे हुआ है। तो इस सेक्शन में टैक्स पे हुआ है तो दी रिसिपेंट विल नॉट गेट द क्रेडिट। तो ये कन्फिस्केशन आ गया, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। कन्फिस्केशन हो गया, यानी कि 129 डील्स ओनली इन डिटेंशन एंड सीजर, एंड 130 डील्स इन कन्फिस्केशन। तो दोनों में सिर्फ यही फर्क है। बाकी अगर बाकी 129 से 130 में शिफ्ट कर सकते हो कि आपने सीजर कर लिया और सीजर के बाद में कोई बंदा आ ही नहीं रहा, 7 दिन तक अगर कोई बंदा नहीं आता तो कन्फिस्केशन में चला जाता है, लॉ में ही लिखा हुआ है। तो दोनों में पेनल प्रोविजंस अलग अलग हैं और रिकवरी प्रोसीजर अलग अलग है। पेनल प्रोविजन मतलब ऑफेंसेस, मतलब वो अलग अलग हैं। 7 वर्किंग डेज, और उसमें 7 वर्किंग डेज को इन्होंने कम भी कर दिया। अगर कोई हैजार्डस गुड्स है या कोई ऐसा पेरिसेबल गुड्स है तो उसको अगले दिन भी कर सकता है, उसको पावर है प्रॉपर। तो अब आ गए हम कन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफियर विद द अदर पनिशमेंट। मतलब ये जो कन्फिस्केशन और पेनल्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फेमा में भी वायलेशन है या नारकोटिक्स में भी वायलेशन है तो वो यहां से पेनिट हो सकता है। वहां लीगल प्रोसीडिंग्स अलग से इनिशिएट होंगी आपके ऊपर, वहां लीगल प्रोसीडिंग्स अलग से इनिशिएट होंगी आपके ऊपर, समझ रहे हैं ना? कि जीएसटी में अगर कोई कन्फिस्केशन हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो फेमा में अगर कोई पेनिटिव एक्शन होना है तो वो बच सकता है वहां से, या नारकोटिक्स में हो सकता है तो नारकोटिक्स में भी उसको करना पड़ेगा। तो अब वो आपस में मिलकर करेंगे, लेकिन इन्होंने कह दिया इम्यून नहीं है वो। अब आगे हम 132, मतलब ये 132 इज अ वेरी वेरी डेंजरस सेक्शन, जो ये कहता है कि भाई 5 साल की सजा होगी, 3 साल की होगी, 2 साल से 2 साल की मिनिमम है, ये इससे ऊपर हो सकती है। तो ये बताता है लाइबिलिटी ऑफ द ऑफिसर एंड सर्टेन अदर पर्संस, क्या ऑफिसर, कई बार ऑफिसर भी तो घपला कर देते हैं, तो ऑफिसर्स को भी इन्होंने पेनिटिव एक्शन में डाला है। लेकिन ऑफिसर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कोई अगर वो करना है तो। एंड रिलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट, जो आपने सेक्शन 70 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसकी रिलेवेंसी क्या है पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, मतलब पेनल्टी उसमें। ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, कंपनीज के केस में, प्रोप्राइटर के केस में, मतलब उसमें अपना फर्म के केस में, पार्टनर्स के केस में, एलएलपी के केस में कौन लोग हैं जिनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और कैसे ठहराया जाएगा। जैसे कंपनी के केस में उन्होंने कहा एनी डायरेक्टर, सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हिल गए। एनी डायरेक्टर मींस वेदर होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओनली डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, सारे ले लिए। अभी आप देख रहे थे पीछे इकोनॉमिक टाइम्स में काफी आर्टिकल सीरीज आई थी एक इस पे, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे लिए। जैसे अभी हम रास्ते में, अब यहां भी डिस्कस कर रहे थे, कहते अब क्राइम करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो या व्यापार चालू कर दो तो आप जेल में जाने की तैयारी पूरी है आपकी। ये व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है काफी कि भैया अब कोई आपको ऑफेंस करने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अनरजिस्टर्ड के लिए भी हो जाएगा एनी हाउ। सो कंपाउंडिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस में या हर ऑफेंस में, हमारा जो आईपीसी है या सीपीसी है उसमें भी कंपाउंडिंग है। उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस अलग होता है, और कंपाउंडेबल में अगर आप आ गए तो आपने कंपाउंडिंग में अगर पेनल्टी पे कर दी तो आपको इंप्रिजनमेंट वाला जो वो है हट जाता है। सेम इसमें यहाँ है पेनल प्रोविजन में। तो इस ब्रॉड लाइन में हम डिस्कस करेंगे। अब 3-4 सेक्शन है बाकी पढ़ने वाले हैं, वो डिस्कस करके हम जनरल बातों पे आएंगे। ये मैंने फ्रेमवर्क दे दिया अपने दिमाग में सेट होने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे
ऑफेंसेस क्या क्या हैं, हमारे ऑफेंसेस क्या क्या हैं। इसमें वो सारे ऑफेंसेस हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। क्या वो कहते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? वो कहते हैं सप्लायर ऑफ एनी गुड्स विदाउट, देखो सप्लायर ऑफ एनी गुड्स विदाउट इनवॉइस, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स विदाउट इनवॉइस, और तीन चीजें हैं, विदाउट इनवॉइस, इनकरेक्ट इनवॉइस और फॉल्स इनवॉइस। इंटेंशन होनी चाहिए टू एवेड टैक्स, ये जरूरी है। तो अगर आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया और वो 18 जो 16 आइटम है उनमें से वो नहीं डाले, फॉर्मेट ठीक नहीं हुआ, तो आपको वो यहां कवर कर लेंगे, इंटेंशन तो बना देंगे, एक थप्पड़ मारेंगे इंटेंशन बन जाएगी सब। वो नहीं सर मैं ये था, मतलब आई मीन वो दे हैव दी डू आर्टिकल। तो अगर आप ये देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है इनवॉइस का होना, कि इनवॉइस अगर आपने इनवॉइस नहीं इशू किया, इनकरेक्ट कर दिया, फॉल्स कर दिया, अब हमें समझ में आएंगे कि जो इनवॉइस रूल थे वो इनवॉइस रूल का क्या मायने है। तो ये अब यहां कवर हो गया। और पेनल्टी कितनी है? 10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। तो अगर आपने गलत इनवॉइस यूज किया एनी हाउ, अगर उसमें आपने टैक्स पूरा चार्ज करके कर दिया तो 10,000 की पेनल्टी है बस, क्योंकि टैक्स तो आपने पूरा दे ही दिया, टैक्स के वो नहीं है, टैक्स एवेडेड है ना, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स एवेडेड, जितना एवेड किया है। दूसरा कहते हैं इशू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनवॉइस इशू कर दिया, ना तो माल का आदान प्रदान हुआ ना सर्विसेज का आदान प्रदान हुआ। किस लिए कर दिया? दूसरे बंदे को क्रेडिट देने के लिए। ऐसे तो करते हैं। बोगस इनवॉइसिंग क्या है? बोगस इनवॉइसिंग क्या है? बोगस इनवॉइसिंग यही है कि इनवॉइस रेज होता है, माल का मूवमेंट कहीं होता नहीं है, अगला बंदा उस इनवॉइस के जो भी टैक्सेस हैं वो क्रेडिट ले लेता है, और चाहे आपने पक्का टैक्स पे कर दिया तब भी ऐसा नहीं है कि वो टैक्स क्रेडिट वैसे ही ले रहा है, आपने टैक्स पे कर दिया है, माल का मूवमेंट नहीं किया है, और उस केस में भी यहां कवर हो जाओगे आप। तो बेसिकली अब तीसरी बात देखो, और पहली बात ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किसके लिए है। ये प्रॉब्लम टैक्सेबल पर्सन, ऊपर लिखना है लाल सा रंग में, नेचर ऑफ ऑफेंसेस बाय टैक्सेबल पर्सन, ये टैक्सेबल पर्सन के लिए है। तो अगर आप ये कर देते हो, तीसरा है कलेक्ट टैक्स बट डज नॉट डिपॉजिट द सेम विद इन 3 months ऑफ द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। यानी कि जुलाई का टैक्स मत पे करो, अगस्त का टैक्स में पे करो, और सितंबर का टैक्स पे मत करो, तो 10 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके घर में। मतलब आपको 3 महीने के ऊपर अगर आप चले गए, 3 महीने के ऊपर उनके पास अकाउंटेबिलिटी बन गई, उनको ये नोटिस देना, यहां 122 का नोटिस देना, उनकी लायबिलिटी बन गई। और मैं फ्रेंड्स यही बता रहा था, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि जंगले से आ गया, वहां से आ गया, अब ये अप्रोच चेंज हो गई है। आज तक के रिकॉर्ड में हमारे किसी भी, हमने जितने लोग प्रोफेशनल हैं, हमने सुना नहीं होगा कि टीडीएस में प्रोसिक्यूशन के नोटिस भेजे जा रहे हैं। टीडीएस में प्रोसिक्यूशन के नोटिस 4 मतलब मेरे एक्सपीरियंस में कई लोगों को आए हैं अभी, और उनको पिनिटिव ऑफेंस को बचने के लिए कंपाउंडिंग करानी पड़ी है। एक आध लोगों को तो जेल भी जाना पड़ सकता है अगर ऐसे केसेस में, जो भी अगर वहां के टीडीएस के प्रोविजन। गवर्नमेंट इज बिकम्स वेरी अकाउंटेबल। अब जब पैसा नहीं मिलता तो उनके पास में काम क्या है? पहले तो पैसा मिलता था, अब पैसे का जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई तो वो कहते हैं अपनी जान पे क्यों लाओ भाई, जो भी नोटिस इशू करने हैं कर दो ना। कभी तो पहले उन्होंने लॉ ही नहीं पढ़ा था। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको एक इंपॉर्टेंट बात, एक फैक्ट और शेयर करता हूं कि अभी जितनी एकेडमिक्स जो हैं, जो सेंट्रल लॉ की है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैक्सेशन एकेडमी, इनकम टैक्स की एक इसी तरीके की एकेडमी है। वहां स्पेशली प्रोफेसर्स को बुला के इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो लोग अभी तक भूले बैठे थे, क्योंकि वहां तो असेसमेंट करते समय कौन लॉ पढ़ता है, आ रहे हैं आने दो ना, देख लेंगे। तो अब उनको ये कराए कि जो आ नहीं रहे हैं और वो लॉ भूले बैठे हैं कि भाई ये एक्शंस, प्यूनिटिव एक्शंस आप ले सकते हो उसके अगेंस्ट में। तो दैट इज वाई एवरीथिंग इज हैपनिंग। आज के देख में देखो कितनी आ जाती है। कोई इंटरेस्ट बच पा रही है टीडीएस के नॉन डिफॉल्ट की? कोई बच पा रही है इंटरेस्ट टीडीएस के डिफॉल्ट की? और छोड़ो टीडीएस के डिफॉल्ट को, छोड़ो इनकम टैक्स में भी कोई डिफॉल्ट 23 ABCD कभी किसी को कैलकुलेशन आया ही नहीं, और ना डिपार्टमेंट वालों को आता था। जो लगाते थे तो वो पास हो जाता। अब कंप्यूटर करने लग रहा है, अब कंप्यूटर करने लग रहा है। अगर आपका 1000 रुपए का भी डिफॉल्ट आ गया, डिफॉल्ट आ जाता है, और कुछ नहीं करते, रिफंड से एडजस्ट कर लेते, काम खत्म, रह जाओ। अगर रिफंड नहीं है तो आपको डिमांड नोटिस भेज देंगे।
है? हाँ। अभी तो हम ये माने बैठे हैं कि भगवान आएगा और कुछ कर देगा, इनको हटा देगा यहाँ से। बट डिमांड की जब रिकवरी प्रोसीडिंग, तो डिमांड तो क्रिएट हो गई, डिटर्मिनेशन हो गया। अब डिटर्मिनेशन में आपको सो कॉज मिला था, वो भी आप पार कर गए, तो इसका मतलब एक दिन आएगा आपके बैंक अकाउंट में से उड़ जाएगा पैसा। आप कहेंगे यार पैसा तो था, कहाँ गया? पता लगा इनकम टैक्स वालों ने निकाल लिया। मदान साहब का उड़ जाएगा। हाँ है, हाँ। डिमांड हटती नहीं है। तो उस केस में आपकी ड्यूटी है कि आपके बैंक अकाउंट खत्म ना हो जाए, कि आप उसको हटवाओ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इट इज योर फॉल्ट। सिस्टम इज शोइंग यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। क्योंकि वो भी डिमांड क्रिएट हुई है, वही बोगस डिमांड क्रिएट हो रखी है। जैसे एक बंदा था मेरे पास आया, वो बंदा 2.5-3 करोड़ रुपए की सैलरी थी, उसकी डिमांड आ रही थी 72 लाख। वो हिल गया, यार इतना टैक्स पे करते हैं तब भी गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ी हुई है, इतना टैक्स पे करते हैं हम, हैं? यही होती है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, इतना टैक्स पे करते हैं और हमने पे किया तब आ गई। मैंने कहा सर इसमें गलती मेरी है क्या? मैं, मेरे को तो अगर आप फीस दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को तो टाइम लगाना, फीस दोगे तो आगे बढ़ूंगा, फीस नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा, फीस नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझाना है कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैंने तो एक बंदे को ये कह दिया, यार देख के बताऊँ, वो बार बार कहते थे यार वो जेटली साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पार्क में आते थे और ये था वो था। तो मैंने कहा सर आप तो उनके घर जाओ ना, उनको देखो देखो इनकम टैक्स वाले कितना परेशान कर, एंड यू कैन गो, आई कैन नॉट गो, यू कैन गो, एसएससी कैन गो, एसएससी को गाइड करो। एक एसएससी तो मेरा सिंगापुर से उड़ के यहाँ आ गया, उसने क्या किया, उसके रिफंड विफंड के चक्कर थे, वो कहने लगा संजय मैं तो ला नहीं सकता। उसने क्या किया, वहां से एक चिट्ठी लिखी पीएमओ में, और पीएमओ में कहा कि तुम कहते हो यार इंडिया शाइनिंग में, जो भी आप कहते हो। उसने पीएमओ ने टिकट भेजी उसकी, और उसको बुलाया, यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर को बुलाया, पीएमओ ऑफिस में मीटिंग करवाई उसकी, और तब उसको भेजा और उसके सारे रिफंड आ गए। हाँ, वेरी इफेक्टिव है। द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन। आप ये देखो, कभी इतनी गवर्नमेंट इतनी रेस्पॉन्सिव हुई है कि जिसने ट्विटर हैंडल बना के आपको ट्विटर पे, अभी ट्विटर पे एक क्वेश्चन आंसर प्लीज रीड करो उसको। अभी ट्विटर पे जितने क्वेश्चंस गए हैं उनके आंसर किए उन्होंने, और आंसर करके कम से कम 200 क्वेश्चंस होंगे। क्लियरिटी मिलेगी आपको लॉ की, लॉ में उनका क्या सोच है, और आपके पास में ऑफिशियल है जो उनकी साइड से एफएक्यूज आ रहे हैं, या जो भी ट्विटर पे जवाब आ रहे हैं, एंड दिस इज बाइंडिंग ऑन देम, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी, दिस इज बाइंडिंग ऑन देम। तो वो जो चीजें हैं वो चीजें स्टडी करो, एक वहां से आप डाउनलोड करो ट्विटर पर से, सारे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं एफएक्यूज के, उन्होंने क्या पूछा। वो बात अलग है कि वो लिख देते हैं, वो लिख देते, किसी ने पूछा भाई मेरे को इनपुट क्रेडिट मिलेगा नहीं, रेफर टू सेक्शन 16 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट, वो बात अलग है। अरे इतनी अकल होती पढ़ने की तो मैं पढ़ ही नहीं लेता। बट एनी हाउ कुछ क्वेश्चंस वो जवाब भी दे पा रहे हैं, क्योंकि हर एक का तो नहीं लिख सकते ना, नहीं तो पीएमओ से आ जाए रिप्लाई क्या लिख रहे हो भाई। सो हर एक का नहीं लिख सकते, बट मोस्ट ऑफ भी जहां भी उनको समझ नहीं आता कह देते हैं सेक्शन का रेफरेंस दे देते हैं। सो एनी हाउ आगे चलते हैं। सो आपने देखा कि भाई ये मेरे को कह रहा है कि भाई कलेक्ट टैक्स, और 3 महीने में नहीं किया, कलेक्ट टैक्स इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट बट नॉट पेड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। यानी कि पहले तो जो जेन्युइन टैक्स था वो कलेक्ट किया, जमा नहीं किया। दूसरा कहता है कि जेन्युइन नहीं था, मतलब यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू कलेक्ट, आपने फिर कलेक्ट किया फिर जमा नहीं किया, तब भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि सर वो आपको तो देने ही नहीं था, आई एम नॉट लाइबल, वो तो मन कर रहा था इससे ले लिए पैसे, बट आई एम नॉट लाइबल टू यू, नथिंग डूइंग यार, यू हैव टू पे। सो नेक्स्ट आ गया फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, फेल टू डिडक्ट, ये सारी चीज आ गई। फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड रिफंड, मतलब जितनी भी अभी आपने प्रोसीजर किए हैं वो सारे इसमें 21 आइटम है। सेक्शन 22 में 21 ऑफेंसेस हैं, 21 ऑफेंसेस हैं। उन 21 ऑफेंसेस में आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक्ट रिवाइज हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ना लेने का क्या नुकसान है, मतलब क्या पेनल्टी है, रिफंड क्लेम कर दिया चलो देखेंगे आ जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फ्रॉडलेंटली मिस स्टेटमेंट, मिस वो सारी चीजें आ गई इसमें। जैसे इसमें इनमें दिया है कि भाई अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टर ने टैक्सेबल गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट मूव कर दिया तो क्या होगा,
फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो क्या होगा, जैसे आपने पूछा था ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कहते हैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप कहेंगे नहीं नहीं सर वो हेडक्वार्टर से आ रही है बुक्स, अरे भाई अभी तो है ही नहीं, नहीं सर वो आ रही है अभी रास्ते में रुक गई है वो, मैं होनी चाहिए आपकी वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, बाद में नहीं, जब वो बंदा पहुंचे तो वहां रहनी चाहिए बुक, तो वो होना चाहिए। टेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द लॉ, तो मतलब ये जितने 21 तरीके के ऑफेंसेस हैं 122 में जो कवर हैं, उनमें वो कहता है कि भाई 10,000 रुपए की पेनल्टी या अमाउंट ऑफ टैक्स एविडेड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स एविडेड। अगर टैक्स एविजन नहीं है, मानो जिसमें टैक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो 10,000 की पेनल्टी। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑल वेल। आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि नाउ अब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आ गया, अभी तक किसके लिए था, टैक्सेबल पर्सन के लिए, यानी कि टैक्सेबल पर्सन वो हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट हु हैज नॉट टेकन द रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्टर्ड पर्सन के केस में वो कहते हैं कि दो बड़ी चीजें हैं, वो सेक्शन 73 या 74, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन जो हो गया उसको तो वहीं पकड़ लिया ना इन्होंने 73 74 में, तो 73 74 में पेनल्टी जो लगी हुई थी, इसके अलावा ये पेनल्टी और देनी पड़ेगी अगर वहां कंक्लूड नहीं होती कहानी, अगर वहां कंक्लूड नहीं होती, अगर आपने पे कर दिया कंक्लूड हो गई तो हो गई पेनल्टी के साथ में, फिर वो कंक्लूड मानी जाएंगी प्रोसीडिंग। अगर वहां कंक्लूड नहीं होती और आप आगे बढ़े जा रहे हैं और प्रूव हो जाता है, तो फिर आप यहां आ जाएंगे 10,000 और 10% ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड या नॉट पेड। और इसमें 100% सेक्शन 74 में यही सेम पेनल्टी है, सेक्शन 74 में और 73 में यही है 10% और वो टैक्स एवेडेड और उसका। अब इसके बाद में अब आ गया एनी पर्सन। अब वो आदमी सोचता है मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं ही करवा लेता हूँ, मतलब मैं रजिस्टर्ड हूँ, आप टैक्सेबल हो सकते हो, लेकिन ये जो बंदा है ट्रांसपोर्टर, इससे माल को इधर उधर करवा लेता हूँ, उसके लिए क्या है देखो, उसके लिए कहता है 21 ऑफेंस जो वो है ना दूसरे जो 122 में लिखे हुए टैक्सेबल पर्सन वाले, वो तो एज इट इज एप्लीकेबल है इसको। कहता है कि हु एड्स एंड अवेट्स द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन 1 to 21, सहायक किसी तरीके का माध्यम बनता है वो, और या उसको किसी तरीके की वो करता है, तो वो एज इट इज एप्लीकेबल है, नंबर 1। तो इसका मतलब एनी अदर पर्सन आ गया इसमें, चाहे वो टैक्सेबल है, मतलब उसके ऊपर लाइबल फॉर टैक्सेबिलिटी है या नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्टर है मेरा माल लेके जा रहा है, तो वो उसके लिए मैं वो थोड़ा ना टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्टर तो थर्ड पर्सन बन गया ना। इसी तरीके से जिसका गोडाउन है, मानो फ्लिपकार्ट ने गोडाउन हायर कर रखा है, अब फ्लिपकार्ट का जो मालिक है ना उसको पकड़ के ले जाएंगे कि तू यहां आ गया, तेरे को पता था ये सारा फ्रॉड है, अगर हम कुछ कर देते हैं तो ही इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो उसके लिए वो कहते हैं 25,000 की पेनल्टी तो पहले तेरे को लगेगी लगेगी। एनी अदर पर्सन में इन्होंने सारा कह दिया। तो मेरे पास 122 मेरे को 3 सबसेक्शन दे रहा है, एक 1 सबसेक्शन जिसमें कहता है टैक्सेबल पर्सन के डिफॉल्ट और पेनल्टी, 2 रजिस्टर्ड पर्सन के, एंड 3 एनी अदर पर्सन। क्लियर है ना, 122 इज ओके। 123 पे चलते हैं। 123 कह रहा है कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न। इंफॉर्मेशन रिटर्न मांगी थी, जैसे वही मांग रहे हैं ना AIR इंफॉर्मेशन, तो AIR में कहते हैं कि 100 रुपीज पर डे तो दोगे ही दोगे, मैक्सिमम 5,000 तक। क्लियर है ना, तो कुछ नहीं है। एक वो स्टैटिकल वाले की देखो पेनल्टी ज्यादा है, 10,000 रुपये अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 100 रुपीज पर डे अप टू द अमाउंट ऑफ 25,000। ठीक है ना, और अगर ये पेनल्टी कोई इन्होंने लॉ में लिखी नहीं है लेकिन लॉ में आ गई है, तो वो 25,000 रुपए की जनरल पेनल्टी कर दी। मतलब अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनरल पेनल्टी जो फिक्स पेनल्टीज है वो पेनल्टीज है जहां टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी 4 चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टैक्स नॉट पेड, लेस पेड, रिफंड एक्सेस रिफंडेड, और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस अवेल्ड और रिफंडेड, मतलब यूटिलाइज्ड। क्योंकि इन्हीं केसेस में टैक्स की इंप्लीकेशन है, उसमें टैक्स अमाउंट तो देना ही देना है, इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन पेनल्टीज भी अलग अलग देनी है। ये ऐसे डिफॉल्ट्स हैं जिसमें टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिक्स पेनल्टी मिल रही है इसमें। देख रहे हैं मतलब फर्क समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि भाई ये 126 ये डिसिप्लिन है कि 5,000 रुपए तक की, जो मैं बता रहा था ना कि 5,000 रुपए तक का है, या कोई चीज ऐसी है कि जो मटेरियल नहीं है, मतलब जिसका बहुत बड़ा भाई, मतलब एक वो रह गया कि कोई कंट्रावेंशन है लेकिन रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, छोटा मोटा अमाउंट डिफॉल्ट रह गया, भाई मैं बिल फाइल कर रहा था, बिल की वजह से गलत कट के चला गया, या कोई इन्फॉर्मेशन गलत लिखी गई जिसका टैक्स पे इंपैक्ट नहीं है, तो वो यहाँ टैक्स पे इंपैक्ट भी है, तो बट इट इज लेस देन 5,000 रुपीज, तो उस केस में वो कहते हैं प्यूनिटिव एक्शन नहीं आएगा आपके ऊपर। 126 कहता है। अब ये आगे खतरनाक सेक्शन,
मतलब 29, 129 और 130। मैंने बताया था ना, दो सेक्शन, 4 सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, एक 73, 74, 129 और 130। 129 क्या है? डिटेंशन एंड सीजर। डिटेंशन एंड सीजर, और आप इसकी हेडिंग देख रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन। दीज 2 सेक्शंस इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन। एंड सेक्शन 70 और 74 किसके लिए एप्लीकेबल है? रजिस्टर्ड पर्सन। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि यही फैक्ट है, क्योंकि वैसे तो लॉ पढ़ना है सब कोई भी पढ़ लेगा। अपना मतलब ये है कि यहां हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मतलब ये है, ये जो डिटेंशन है और सीजर है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है या टैक्सेबल है या कोई भी जहां माल रखा हुआ है उसको पकड़ना है। गुड्स की तो डिटेंशन सीजर होगा, और गुड्स किसी के पास भी हो सकता है। जैसे तभी तो ये कह रहे हैं कि माल कहीं से मूव किया, कहीं रुक गया रास्ते में, गाड़ी से गाड़ी पलटी थी। कई बार हम देखते हैं रास्ते में जाते समय, सुबह या रात के समय ना, 2 ट्रक खड़े होते हैं ऐसे मुंह करके, ऐसे ऐसे हो रहा होता है, उसमें है हो रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, यानी कुछ बदला जा रहा है। तो ऐसी चीजें, ऐसी चीजों के लिए कहते हैं एनी पर्सन। एनी पर्सन में ये कहते हैं कि भैया कुछ नहीं बच सकता उसका। अगर तेरा माल पकड़ लिया, डिटेंशन कर ली, सीजर कर लिया, जनरली कहते हैं गाड़ी पकड़ी गई, भाई क्या करें, होता है ना, अभी बैट में भी सब जगह, तो वो गाड़ी पकड़ी गई क्या करें, तो वो कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर को कहते हैं यार तू ही निपटा दे। अब इन्होंने कहा यार तू ही निपटा, मालिक आता ही नहीं है कई बार, अब मालिक नहीं आता, तू ही निपटा दे, तो भाई वो कहते हैं तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया, अगर मालिक आएगा, दुआ सलाम तो हो जाए, लाला जी से मिल तो लें, तो पेनल्टी कम लगा देंगे। अगर मालिक नहीं आता तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी। देखो कैसे किया है इन्होंने, ये कहते हैं डिटेंशन सीजर गुड्स कन्वेंस यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन कैन बी रिलीज, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स व्हेन द ओनर्स कम्स इन, एंड इन ऑल अदर केसेस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी 50% ऑफ द 50% ऑफ दी, बोले वहां 100% नहीं है, 50% है। वहां 100% टैक्स की थी या 50% वैल्यू ऑफ गुड्स की है, यहां 50% वैल्यू ऑफ गुड्स की है। यानी कि अगर ओनर नहीं आता, ओनर को आने आना पड़ेगा, लाला जी को बुलाने बुलाना है जरूर। मतलब somebody who owns the material कि yes it is my material, I have done the default, तो इसका मतलब यह है कि भाई तुम अपना आ रहे हो तो पहले ये टैक्स जमा करो, 100% पेनल्टी जमा करो, उसके बाद में आप बाहर जाओगे, लेकिन फिर दोबारा सेक्शन 73 में आ जाओगे फॉर किस? डिटर्मिनेशन ऑफ फर्दर लायबिलिटी। यहां तो सिर्फ आपको आपका आपका कन्वेंस या आपका माल रिलीज होगा, यहां से कन्वेंस या माल रिलीज होगा। हाँ, आपका असेसमेंट होगा ना प्रॉपर। आपका इस सेक्शन में आपको ये प्रोविजनल हो रहा है, ये इसमें कोई मेरे को कह रहा था कि क्या मैं बॉन्ड भर के भी बच सकता हूं क्या लायबिलिटी से? अगर आउटपुट लायबिलिटी कंफर्म हो गई तब आप बॉन्ड भर के नहीं बच सकते। इस केस में आप लायबिलिटी कंफर्म नहीं हुई ना आपकी, तो इस केस में वो बॉन्ड भर के निकल सकते हो, लेकिन फाइनल असेसमेंट होगा तब आपको फाइनल करना पड़ेगा, और उसमें फिर आपको इंटेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा अगर मेरा डिटेंशन हो गया, सीजर हो गया ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग द सर्च, ड्यूरिंग समथिंग, तो मैं 129 में जा रहा हूं, और 129 में मेरी लायबिलिटी, वो कहते हैं भैया ये माल छुड़ाना है। सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ माल छुड़ाने की है, माल लेके जाऊं और माल लेके यहाँ अपना कन्वेंस लेके जाऊं तो मैं बाहर हूँ, उसके बाद में मेरा असेसमेंट प्रॉपर होता है। अगर मेरा बनता है तो मेरे को दिया जाएगा, जैसे आपने बताया कि अगर मेरा नहीं बनता है, गलत है, क्योंकि उस समय तो माल छुड़ाना था, ले गया भाई माल को, तो गया अपना टैक्स पे किया, चलो निकल आए, बाद में असेसमेंट के टाइम पे सेटल कर लेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस। और वहां क्या है सेक्शन 73 में उन्होंने वो आपको डिमांड डिटर्मिनेशन हो रहा है, डिमांड डिटर्मिनेशन हो रहा है, आपकी डिमांड डिटर्मिनेशन हुआ, यहां डिमांड डिटरमाइन नहीं हुई आपकी। सी द डिफरेंस सेक्शन 73 74, हाँ ये ऑन द स्पॉट हो रहा है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। मतलब 129 130 को डिफरेंशिएट करना है 73 और 74 से। वहां डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड, रिकवरी प्रोसीडिंग्स यहां स्टार्ट नहीं हो सकती। हाँ, उसके लिए सो ये हमें ध्यान देना है। इसमें ये आ गया। अब आ गया कि अगर वो बंदा, अब आ गया 130 में 129 में क्या डिफरेंस था?
130 और 129 में क्या डिफरेंस था, नोट किया था हमने? वहां डिटेंशन एंड सीजर था। अगर डिटेंशन एंड सीजर के केस में कन्फिस्केशन 130 में कवर कर रहे हैं हम। कन्फिस्केशन 130 में, कन्फिस्केशन मतलब गवर्नमेंट मॉल को अपने कंट्रोल में ले लेती है और अपना टैक्स डिमांड, कोई नहीं आता इनमें से, अपना टैक्स डिमांड लेके अपने माल को बेच के वो कर लेगी, लेकिन फिर भी वो नहीं बच सकता, फिर भी एसएससी नहीं, सप्लाई नहीं बच सकता। तो इसका मतलब उस केस में 129 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 130। जैसे मैंने बताया था कि जैसे लिखा है कि आगे होगा, अगर 7 डेज में या जो भी लेसर पीरियड है पेरिशेबल गुड्स के केस में, तो वो 130 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 130 में जब कन्वर्ट होता है तो उसको कहां लेके जाएंगे, 73, 74 में, क्योंकि अब माल से उन्होंने अपना माल बेच बाच के उन्होंने अपना पैसा तो रिकवर कर लिया जितना भी रिकवर हुआ, अब उसके बाद में उसको 73, 74 में लेके जाएंगे। ये मैकेनिज्म है। अब इसमें ये कहता है कि भाई अगर कन्फिस्केशन में आप फंस गए, कन्फिस्केशन में, और कन्फिस्केशन में फंस के आप बचना चाहते हो कन्फिस्केशन से, तो वो कहते हैं कि आपको फाइन पे कर दो। तो फाइन पे करके, कन्फिस्केशन का आने का मतलब ये है कि वो कहते हैं चालान कट गया, कहते हैं चालान से पहले कुछ बात कर लो, जैसे जाते हैं ना थाने में जाते हैं कि चालान कट गया तो फिर वहीं से मिलेगा, और एक बार चालान कटने से पहले तो मैं यहां भी कर सकता हूं काम। तो अब कन्फिस्केशन का अगर ऑर्डर इशू हो गए और ऑर्डर इशू होने के बाद में कन्फिस्केशन हो गया, तो कहता है ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन विच शैल नॉट बी एक्सीड द मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स देयर ऑन, मार्केट वैल्यू और टैक्स देयर ऑन, बट शैल नॉट बी लेस देन द पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर 129। मतलब इससे कम नहीं होगा और उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा तो वो आएगा कौन ज्यादा वाला, ये बताओ। अगर माल बेच के ही निकालना है तो फिर ज्यादा वाला आएगा कौन, फाइन पे करने। भाई ले ले तू माल बेच, काम खत्म कर, मैंने क्या करना आके, देख लेंगे वहां। दैट इज व्हाट द सिचुएशन, यही तो वो कह रहा है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बेचारे कन्वेंस वाले का क्या दोष है, जो ट्रांसपोर्टर है उसका क्या दोष है। वो कहते हैं तेरा दोष यही है कि तू इन लाला जी का माल लेके जा रहा है। अब वो कहता है कि भाई मेरे को तो बचाओ सर। अब आपने देखा होगा ट्रक वाले बड़े प्रॉब्लम में फंसते हैं, माल फंस जाता है, कहते हैं मेरी तो दिहाड़ी मारी जा रही है, मैं यहाँ से लेके जाता, ये होता 10 दिन 15 दिन, गाड़ी कितनी देर में, तो लाला जी के हाथ पैरों में पड़ा रहता है, चलो सर चलो सर चलो सर। तो ये सिचुएशन हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो हम डील करते हैं होती है ना। तो अब वो कहता है कि उसको वो कहते हैं कि भैया एक काम कर ले तू, अगर तेरे को बहुत जल्दी मच रही है तो उसको कहते हैं कि भाई तू कन्वेंस कैन बी रिलीज ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स, जितना टैक्स बनना है उस आइटम पे वो पे कर दे, तू निकल जा अपना, इस माल को यहीं पटक जा और तू निकल जा। कम से कम तेरा ट्रक भी तब छोड़ेंगे अब टैक्स का अमाउंट मेरे पास आ जाएगा, माल तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं उसको माल भी ले जाने देंगे, माल तो कन्फिस्केशन में चला गया, और कन्फिस्केशन में माल भी गया, उसका ट्रांसपोर्ट भी गया, उसका व्हीकल भी गया। उसके व्हीकल को तब अलाउ करेंगे जब तू टैक्स का अमाउंट तो दे जा, नहीं तो भैया पकड़ के लिया। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन कैन बी इनिशिएटेड इफ द पर्सन डज नॉट कंप्लाई सेक्शन 29। सेक्शन 29 को कंप्लाई नहीं करता, यानी कि ना तो मालिक आता और ना ट्रक वाला आता, तो 7 दिन तक वेट करेंगे, कन्फिस्केशन कर लेंगे। और पहले केस में क्या है कि पहले केस में 29 जिसमें जाएगा ही नहीं, जिसमें कोई बंदा अवेलेबल, ट्रक वाला ट्रक छोड़ के भाग गया, होता है ना कई बार। से मतलब इसमें जो ये 129 जो दे रहा है ना, ये 129 में भी आना चाहिए ट्रांसपोर्टर के लिए ना, 7 दिन में वो मतलब वो टैक्स अमाउंट पे करे निकल जाए। लेकिन इसके लिए आ तो रहा है कि अगर इन ऑल अदर केसेस 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्स, लेस टैक्स ऑलरेडी पेड, वैल्यू ऑफ द गुड्स, सॉरी वैल्यू ऑफ द गुड्स। हाँ, तो मतलब उसमें इसमें वहाँ ट्रांसपोर्टर को दे रहा है, कन्फिस्केशन अगर हो जाता है तो इसमें हो सकता है कि ये जो कन्फिस्केशन में जो सीजर है और जो डिटेंशन है वो ट्रांसपोर्टर की नहीं हो रही हो, कन्फिस्केशन वो व्हीकल नीचे हो रहा हो। विल क्लैरिफाई मतलब इसमें, बट एनी हाउ द क्रक्स ऑफ दीज टू सेक्शन इज दिस कि अगर आप 129 में फंस गए और 129 से 130 में जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी 130, कोई बता रहा है 139 में डायरेक्टली भी तो जा सकते हैं, 130 में डायरेक्टली भी तो जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कि मानो जैसे मैं बता रहा था ना, बंदा देखा वो ट्रक खड़ा था रात को, वो पहुंच गए जीएसटी वाले, उसने कहा कि भाई ये ट्रक वाला भी नहीं दिख रहा
उन्होंने पकड़ लिया, कन्फिस्केट कर लिया, ना तो ट्रक वाला दिख रहा ना लाला दिख रहा, तो वो सीधा 130 में जाएंगे, फिर 129 में नहीं जाएंगे, सीधा कन्फिस्केट करेंगे फिर उसको, या स्पेशल सर्कमस्टांस। तो मतलब कन्फिस्केशन और डिटेंशन एंड सीजर 129 और 130 के डिफरेंसेस देख लो। एनी हाउ दिस इज एन प्रोविजनल असेसमेंट, सिर्फ आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका माल मिल जाएगा वापस या आपका ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ 73 एंड 74। अब आ जाते हैं जी प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में सेक्शन 132 है जो प्रोसिक्यूशन की बात कहता है। वो कहता है कि इन्होंने 3 तरीके के बना दिए हैं। सबसे पहली बात ये कहता है कि भाई 5 करोड़ से ज्यादा वाले लोग 5 साल और फाइन, 5 साल और फाइन, और ये पीरियड ऑफ मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है। तो 5 साल और फाइन, अगर 2 लाख से 5 लाख रुपए के, 5 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 3 इयर्स, एंड 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 1 इयर्स, एंड इससे कम है तो 6 मंथ। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये रिपीट हो गया 6 मंथ वाला भी तो 5 साल। एक सप्लायर ने एक बार इसमें पनिशमेंट ले लिया 6 महीने वाला, और उसके बाद में दोबारा रिपीट हो गया तो फिर सीधा 5 साल है, फिर कोई कैटेगरी नहीं जाएगी उसकी, कोई कैटेगरी नहीं जाएगी उसकी, फिर इंटेंशन हो गई। और कहते हैं कि भाई, कहते हैं वो मल्टीपल डिफॉल्टर एक और है, मतलब हैबिचुअल डिफॉल्टर, वो हैबिचुअल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ये जो 5 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं या 3 करोड़ हैं, ये कौन से केसेस में एप्लीकेबल होंगे? जब मेरा A to B 1 to 4, मतलब वो होंगे कि जो 4 ऑफेंस है उनमें, जहां टैक्स की लायबिलिटी है, जहां टैक्स का पंगा है उसी में लगेंगे, क्योंकि नहीं तो लायबिलिटी तो डिटरमाइन नहीं होगी ना, ऑफेंसेस तो मेरे और भी काफी हैं। सो अब इसमें आ गया कि भाई ये कहता है पावर टू प्रोवाइड to initiate legal proceedings against the offender who commit any offenses listed in subsection listed in A to L। इसमें जो लिखे हुए हैं सबसेक्शन 1 में 132(1) में जो लिखे हुए हैं, इसमें क्या है, A B C D E F G H L तक लिखे हुए हैं। उन ऑफेंसेस के केस में ये लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। और वो ऑफेंसेस किस तरीके के हैं? ऑफेंसेस इंक्लूड्स द क्लैंडस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स, रिटेंशन एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स बियॉन्ड 3 मंथ, इरेगुलर, इस तरीके के 7-8-10 आइटम्स हैं उसके केस में। और ये जो फाइन लगेगा, इसमें 2 चीजें हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, एक आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये क्रिमिनल टर्म्स हैं। तो बेलेबल नॉन बेलेबल तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों को पता है, लेकिन बेलेबल और नॉन बेलेबल में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कोई बताएंगे? हाँ, एक में बेल हो सकती है, मैंडेटरी बेल होना, कोर्ट के लिए उसमें बेल देना मैंडेटरी है। बेलेबल में और नॉन बेलेबल में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, बेलेबल का मतलब कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू गिव बेल। कोर्ट क्या वो जिसने आपका अरेस्ट का ऑर्डर दिया है ना, कमिश्नर जीएसटी, ही कैन ऑल्सो रिलीज यू, ही विल बी डीम्ड टू बी एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बेलेबल ऑफेंसेस के केस में। नॉन बेलेबल के केस में कोर्ट का डिस्क्रिशन है, बेल दे भी दे और ना भी दे दे, मैंडेटरी नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बट कोर्ट पूरी चीजों को, फैक्ट को फाइंड आउट करके, रीजंस रिकॉर्ड करके बेल दे सकती है। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में मतलब उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट के जुडिक्शन में जाना पड़ेगा। बेलेबल ऑफेंस में सेम जुडिक्शन को उसी का अथॉरिटी मान लेते हैं। अब कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल क्या है? में अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है, और अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल बन गया तो अरेस्ट मैंडेटरी है।
तो अब वो ये कहता है कि आपके ऑल ऑफिसर्स आर, मतलब ऑल ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, सिर्फ एक को छोड़ के। एक को छोड़ के क्या कि वो कहता है कि 5 करोड़ से ऊपर का अगर डिफॉल्ट किया है इसने वो, और ए टू डी, 4 तरीके के डिफॉल्ट। ए टू डी वो वाले हैं कि जिसमें इनवॉइस इशू कर दिया बिना माल के, माल भेज दिया बिना इनवॉइस के, और डिफ्रॉड इंटेंशन है, इस तरीके के जो 5 है ना, 4 है। हाँ, मतलब ए टू एल, ए टू डी ऑफ 132 1। तो उस केस में 5 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट है और उन 4 ऑफेंसेस में आता है, देन ओनली नॉन वेलेबल है और कॉग्निजेबल है, बेल मतलब उसमें होनी है। तो ये इशू है। इसका मतलब कोई 2 करोड़ का 5 वो करता है वो उसमें चला जाएगा, लेकिन अगर हैबिचुअल हो गया तो फिर वो इसी में आ जाएगा, बेलेबल नॉन बेलेबल में आ जाएगा फिर। सो दिस इज समथिंग रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 132 के जो ऑफेंसेस हैं उसके बेसिस पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट के कंसेप्ट हैं ये। मतलब एनी हाउ इन्होंने आप देख रहे हैं ना, जहां जहां देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक गवर्नमेंट ने जो भी आपको मैकेनिज्म दिया है वो ऐसा दिया है कि भाई आप यहाँ तो सो मोटो आ जाओ, कम पैसे में निकल जाओ, कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। अगर सो मोटो, अगर आपकी इंटेंट ठीक है तो हम सिर्फ 10% पेनल्टी में भी कर ले। अगर आप सो मोटो भी नहीं आते हम पकड़ कर मंगवाते हैं। अगर आपका विलफुल डिफॉल्ट है, आप हैबिचुअल डिफॉल्टर बनने वाले हो, बन गए हो, तो उस केस में अगर आपको पता लग गया है, आप राजी से मान जाओ, आप अपना 15% पेनल्टी दो, 25% दो, 50% दो। अगर वहां भी नहीं मानोगे तो 100% देनी पड़ेगी, जो 74 की सारी प्रोसीडिंग्स है। अगर वहां प्रोसीडिंग्स कर लेते हो, ऊपर से डिफॉल्ट आते हो, तो पहले जेल में डाल दिया जाएगा, फिर पेनल्टी अलग करनी पड़ेगी। सो ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स है ये है कि किसी भी व्यापारी को जो चल रहा है व्हाट्सएप पे वो गलत चल रहा है, सही नहीं चल रहा। जेल की कंडीशन एक ही है जब 5 करोड़ से ऊपर का व्यापार करें, और ज्यादातर व्यापारी हमारे 5 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट नहीं करते हैं। 5 करोड़ का टैक्स अमाउंट है, और टैक्स नहीं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं, दिस इज डिटरमाइंड लायबिलिटी। और टैक्स अंडर दिस सेक्शन इंक्लूड्स इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड एवरीथिंग। तो 5 करोड़ बड़ी रकम नहीं है। टैक्स अंडर दिस सेक्शन ओनली 132 मीन्स ऑल दीज 3 थिंग्स। सो बड़ी रकम नहीं है। मालिया जी इतना बड़ा 1400 करोड़ का डिफॉल्ट करके वहां बैठे हुए, लेकिन अब हो क्या रहा है यहां उनका, ये असेट वो असेट सब अंदर जाने लग रही है गवर्नमेंट खजाने में। बट एनी हाउ दिस इज क्वाइट प्यूनिटिव। एक इंपॉर्टेंट बात मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग ये कहते थे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, या कुछ नहीं होता। बहुत व्यापारियों के अंदर ये था। हमें किसी को डराने की जरूरत नहीं है, किसी व्यापारी को, एज ए प्रोफेशनल बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हमें आज उनको ये बताने की जरूरत जरूर है कि भाई अब लॉ क्या आ गया। वैसे तो उनको सब पता है, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड देन अस। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कल परसों उसमें, तो मैं कह रहा दीज ऑल बिजनेसमैन आर मोर इन्फॉर्म्ड, बट जहां इस एक्शन की बात, अरे यार कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई आज तक के रिकॉर्ड में हुआ है किसी का? देखो वो मालिया भाग गया, देखो वो ये भाग गया, देखो वो ये सारे लोग हैं ट्रांसफर, मतलब दे आर नॉट केयरफुल। बट डेज आर नॉट बिहाइंड कि जब ये चीजें जल्दी से रियलिटी बनने वाली हैं, आप देखेंगे। और तब ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई नहीं होता, होएगा ऐसा। क्योंकि अब बताओ क्या है, पहले क्या था कि अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे। ये एक्साइज का कंपार्टमेंट, ये सर्विस टैक्स का कंपार्टमेंट, ये वेट का कंपार्टमेंट, ये एक्सेट्रा एंटरटेनमेंट का कंपार्टमेंट, बिल्कुल कोई इंटीग्रेशन था ही नहीं। अब इंटीग्रेशन इतना जबरदस्त हो गया, इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त हो गई है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को सर पता ही चला। कोई भी असेसिंग, मतलब जो असेसिंग अथॉरिटी है, दे आर अंडर कंपल्शन, क्योंकि अब उनको सामने दिखने लग रहा है यहां उनको। जब एक बात बताओ, जब उसकी रिटर्न पहले अगर वो मैनुअली फाइल करता था, नहीं आती थी, सर वो वर्कलोड इतना है, नहीं बन पाया। लेकिन अब कैसे कहेगा, अब तो ऑनलाइन दिखता है उसको, अब तो उसको ऑनलाइन दिखता है। यहां बैठ के आज की डेट में जितनी भी रिटर्न के नोटिस फटाक से आ जाते हैं ना, आप देखो आरओसी के नोटिस नॉल डिफॉल्टर्स के कितने लोगों को आए थे पहले, अब किसी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, आ जाता है तुरंत। ऑटोमेशन में बचने वाले नहीं है लोग। सो एनी हाउ, हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है ऑफेंस कंपाउंडिंग।
कंपाउंडिंग में वो कहते हैं कि भैया आपको प्रोसिक्यूशन की कंपाउंडिंग हो सकती है, और कंपाउंडिंग के ये प्रोसीजर है कि भाई जज मजिस्ट्रेट करेगा, कितने पैसे लेगा, क्या पैसे लेगा, वो इन्होंने डिफाइन कर दिया है, और कौन से केस में कंपाउंडिंग नहीं होगी ये भी डिफाइन कर दिया है, और मल्टीपल टाइम कंपाउंडिंग एक ऑफेंस की नहीं होगी। अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है तो उसकी मल्टीपल टाइम कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो ये कंपाउंडिंग वाला पार्ट है। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात एक आ गया, छोटा सा प्रोविजन है, फिर हम जनरल डिस्कशन पे आएंगे कि भाई कंपनी के केस में जैसे इन्होंने कर दिया कंपनी कि एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज एंड वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनी, एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर इंचार्ज एक्सेट्रा, पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग फलाना, सेक्शन विल नॉट अप्लाई किसको, कि इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज एंड ऑफेंस। आज की डेट में ये बताओ कि जो सीएफओ है किसी कंपनी का, वो कॉर्पोरेट कंप्लाइंस की एक रिपोर्ट फाइल करता है, और वो ये फाइल करता है, उसमें लिखता है कि आई हैव गॉन थ्रू द एवरी कंप्लाइंसेस एंड देयर इज नो डिफॉल्ट विच इज बियॉन्ड माई नॉलेज, करता है ना, लिखता है। यही सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स लायबिलिटी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी डाली गई है। डायरेक्टर्स से टाइम्स एंड अगेन इनडायरेक्टली उनको पता नहीं चलता, बहुत सारी अंडरटेकिंग डिफरेंट लॉ में ली जा रही हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें अलग से ली जा रही हैं। तो क्या कोई बंदा बच सकता है? अगर कोई, देखो छोटे मोटे फ्रॉड की बात नहीं कर रहा मैं, अगर बात कर रहा हूँ 100, 200, 1000, 500 करोड़ का, तो उसमें कोई बच सकता है डायरेक्टर? क्योंकि ही इज एवरी टाइम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन डिटेल। देखो एनी हाउ वो मैनेजर और ये वो तो जाते ही जाते हैं बेचारे, क्योंकि वो नहीं जाते तो उनको पैसे देके अंदर भाई तू ही होया। लेकिन क्या वो बच सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक डायरेक्टर, अभी एक केस हम कर रहे थे कहीं जयपुर में, तो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उसने ये प्ली डलवाई डायरेक्टर ने कि भाई इज अ रियल एस्टेट प्लेयर एंड ही सेड कि जो भी बुकिंग हुई है मेरे को मतलब ही नहीं था इसमें, मेरे को पता ही नहीं लगता था, किसी से कैश ले लिया, चेक ले लिया। कहते यार तू कुर्सी पे बैठा हुआ था, पता नहीं था, पता रखना चाहिए था, बेवकूफ है तू, तभी तो अंदर है। समझ रहे हो ना? दिस इज द व्यू ऑफ द कोर्ट। हाउ कैन अ कंपनी कैन रन विदाउट द नॉलेज ऑफ द डायरेक्टर? मैं छोटे मोटे डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी लायबिलिटी पे नहीं हो रहे, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, यार हाउ कैन यू से कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस? क्वार्टरली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाता है उसमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सामने पेश होती है नॉन कंप्लायंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। हाउ कैन ही से? ही कैन नॉट से। एंड दिस इज द डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन इन द कॉर्पोरेट कल्चर। वो कहते हैं कि इसको हटाओ, इंडिपेंडेंट इम्यूनिटी दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। लेडीज डायरेक्टर बना दी है, डायरेक्टर बना दिए कि भाई होना चाहिए 1/3 होना चाहिए, लेकिन ऑल पीपल आर रेसिस्टिंग। तो दे आर नॉट ऑल दिस नॉनसेंसेस। वो तो सिर्फ अपना वैल्यू एडिशन, स्पेशलाइज्ड वैल्यू एडिशन देने के लिए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं या लेडीज डायरेक्टर्स हैं या कोई ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स हैं, दे आर इन ए लिमिटेड रोल, दे आर नॉट इन कंप्लीट रोल। तो इनमें इनको कहीं ना कहीं इनको ये इंडस्ट्री में बातें चल रही हैं कि कुछ लोगों को यहाँ इम्यूनिटी देनी चाहिए इनको, कि जिनका मतलब नहीं है भाई, जो होल टाइम डायरेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर फाइनेंस है, अदर देन दीज पर्संस, इनको इम्यूनिटी यहाँ देनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो बच नहीं सकता। डायरेक्टर्स की हर मीटिंग में ये चीजें डिस्कस होती हैं कि भाई आपका, देखो डिफॉल्ट डिस्कस नहीं होता, लेकिन पेमेंट के आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो डिस्कस होते ही है ना, पेमेंट के आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो डिस्कस होते ही है ना। सो दिस प्रोविजन इज, दो उन्होंने, देखो अब हमारे पास अपने प्रोविजन सारे पढ़ लिए, अब हमें इन प्रोविजंस को एनालिसिस की जरूरत है एज ए प्रोफेशनल।